हेलो हेलो एवरीवन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम कर रहे थे और अभी तक हमने क्या क्या कर लिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज। आफ्टर दैट डिफरेंट मेथड्स ऑफ चार्जिंग। आफ्टर दैट हमने किया कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के बीच में डिफरेंस। फाइन। देन हमने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो हार्ट है, हमने वो स्टार्ट किया था। क्या है हार्ट, किसी को रिकॉल कर पा रहे हो? अगर अभी रिसेंटली वीडियो देखा है तो आपको पता ही है फिर तो, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हार्ट है कूलम्स लॉ। और हमने कूलम्स लॉ स्टार्ट किया था, उसके बारे में हमने बात करी थी, उसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के बारे में हमने बात करी थी। ओनली द स्केलर फॉर्म वी डिस्कस्ड। अभी उसकी वेक्टर फॉर्म डिस्कस करनी बाकी है। और दूसरी चीज क्या? दूसरी चीज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी अभी बचा हुआ है। तो ये दोनों चीजें आने के बाद कूलम्स लॉ कंप्लीट हो जाएगा और हम किसी भी क्वेश्चन को हिट कर सकते हैं। फाइन। ओके। तो अभी सबसे पहले हम रिवीजन करेंगे। रिवीजन में हम क्या देखेंगे? F इज इक्वल्स टू के इंटू क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। कोई भी दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में, Q1 और Q2 के बीच में जो फोर्स होती है, वो उसका स्केलर फॉर्म, उसका मैग्नीट्यूड इस तरीके से गिवन होता है। चार्ज Q1 चार्ज Q2, और अगर ये दोनों ही चार्ज पॉजिटिव हैं तो इनके बीच में जो फोर्स होती है वो रिपल्सिव फोर्स होती है। Q1 Q2 को धक्का देता है, Q2 Q1 को धक्का देता है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है R। फाइन। उसके बाद हमने K के बारे में भी कुछ कुछ चीजें पढ़ी थी, तो वो भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। K इज वॉट? K is Coulombian constant 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमने पढ़ा था। यस। उसके बाद K की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो क्या है? 9 इंटू 10 पावर 9। और इसकी यूनिट हम कैसे लिखेंगे? न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर आपको याद है आप डायरेक्टली भी बोल सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। फाइन। इसमें जो एप्सिलॉन नॉट है उसका नाम मैंने क्या बताया था आपको? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है? 8.85 इंटू 10 पावर -12। और इसकी यूनिट एग्जैक्टली ऑपोजिट होती है के की यूनिट के। तो कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। फाइन। यस। ओके। इसकी रिवीजन और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी अगर हम ये क्वेश्चन करके देखेंगे तो। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज हाफ्ड, अगर चार्जेस के बीच का डिस्टेंस जो है वो हाफ कर दिया गया और एक चार्ज को डबल कर दिया, वन चार्ज इज डबल्ड एंड द अदर चार्ज इज हाफ्ड, दूसरे वाले चार्ज को हाफ कर दिया और इस वाले चार्ज को डबल कर दिया, तो उनके बीच में जो फोर्स है वो क्या होगी? फाइन। ओके, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। ओके। सो इनिशियली क्या कंडीशन है? F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यहां पर एक चार्ज Q1 है और यहां पर एक चार्ज Q2 है, उनके बीच का डिस्टेंस R है। फाइनली क्या हो रहा है? Q1 जो है वो डबल हो जा रहा है, तो 2Q1, और Q2 जो है वो हाफ हो जा रहा है, Q2/2। और तो और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी R/2 हो गया है। फाइन। तो हम न्यू फोर्स लिखेंगे, F न्यू। F न्यू विल बी K, इन प्लेस ऑफ Q1 हम लिखेंगे 2Q1, इन प्लेस ऑफ Q2 विल राइट Q2/2 डिवाइडेड बाय R/2 होल स्क्वायर। आर यू गेटिंग? R/2 होल स्क्वायर। फाइन। ये हमें क्लियर है अच्छे से। इसमें देखो 2 2 कैंसिल हो रहा है। फाइन। 2 2 कैंसिल हो रहा है और जो ये वाला 2 है ये स्क्वायर होकर 4 हो जाएगा और 4 ऊपर आ जाएगा, तो ये फाइनली क्या होगा? 4 टाइम्स द होल थिंग। फाइन। तो हम इसको लिख लेते हैं। F न्यू इक्वल टू 4 टाइम्स K Q1 Q2
डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। F इक्वल टू 4 टाइम्स के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। उन्होंने हमें नई फोर्स निकालने के लिए बोला था, हमने निकाल ली है नई फोर्स। एक और चीज हम यहाँ पे कर सकते हैं कि के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर के प्लेस में हम F लिखें, तो हम क्या लिख सकते हैं? F न्यू इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स F। तो हमने ये देखा कि जो फोर्स है, न्यू फोर्स जो है वो 4 गुना बढ़ गई है। अब इसमें एक चीज ध्यान देने वाली क्या है कि एक चार्ज को तो हमने डबल किया, दूसरे चार्ज को हमने हाफ कर दिया, तो उन दोनों का जो इफेक्ट है, उनका जो चेंज का जो इफेक्ट है वो वहीं कैंसिल हो गया, क्योंकि टू टू कैंसिल, इसका डबल होना और उसका हाफ होना दोनों वहीं कैंसिल हो गया। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि हमने चार्ज के साथ कोई छेड़खानी नहीं करी, हमने सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस को हाफ कर दिया। और अगर हम डिस्टेंस को हाफ करते हैं, हमें पता है इनवर्स स्क्वायर लॉ है, अगर हम डिस्टेंस को हाफ करते हैं तो फोर्स 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। क्लैरिटी है? ओके अगर क्लैरिटी है तो आप ये क्वेश्चन मुझे करके दिखाइए। दिस क्वेश्चन जिसको मैंने येलो मार्क किया है, ट्राई दिस क्वेश्चन। ओके आप सभी वीडियो पॉज कर सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं। वीडियो पॉज कर लीजिए और ट्राई करिए, उसके बाद आप वीडियो प्ले कीजिए और सॉल्यूशन देखिए। सो इफ द डिस्टेंस इज 1/3, वन चार्ज इज हाफ्ड, तो अभी इसमें क्या है, अब मैं डायरेक्ट करूंगा, अब मैं थोड़ा डायरेक्ट करने वाला हूं। तो देखो डिस्टेंस जो है वो पहले r थी, अभी क्या हुई r/3। 1/3 का मतलब क्या होता है r/3। एक चार्ज हाफ हो गया, मतलब Q1 जो है वो Q1/2 बन गया, और Q2 जो है वो 2/5 ऑफ Q2 बन गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं F न्यू इक्वल टू K, in place of Q1 we'll write Q1/2, in place of Q2 we'll write 2/5 Q2 divided by, in place of R we'll write r/3 and square। देखो ये 2 कैंसिल, तो यहाँ पर सिर्फ 5 बचा, मींस 1/5, और यहाँ पे 3 स्क्वायर 9 हुआ, तो 9 ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 9/5 के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये हमारी न्यू फोर्स आ गई। हम चाहे तो इनिशियल फोर्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इनिशियल फोर्स होगा के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो एफ न्यू क्या हो जाएगा, एफ न्यू विल बी 9/5 F। ओके एफ न्यू इज 9/5 F। क्लैरिटी है? होनी भी चाहिए। अगर क्लैरिटी है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्टार्ट कर सकते हैं। जस्ट ट्राई दिस क्वेश्चन। ओके अगेन एज आई सेड, आपको वीडियो पॉज करके ट्राई करना है, देन यू कैन कंटिन्यू। टू चार्जेस आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस डबल्ड एस ऑफ द अर्लियर। जैसा पहले था उसका डबल डिस्टेंस पे हमने रख दिया है, तो आर हुआ डबल, और वो पूछ रहा है कि न्यू फोर्स बाय ओल्ड फोर्स क्या होगा, मतलब रेशियो ऑफ न्यू फोर्स टू ओल्ड फोर्स विल बी व्हाट। अब देखिए यहां पर चार्जेस के साथ तो कुछ छेड़खानी करी नहीं है, चाहे तो हम डायरेक्टली इसको ऑरली भी बता सकते हैं। क्या, हमने डिस्टेंस को डबल कर दिया, तो फोर्स क्या होगा, सोचो सोचो, फोर्स क्या होगा, फोर्स 1/4 हो जाएगा। 1/4 क्यों, क्योंकि डिस्टेंस इंक्रीज हुआ है, फोर्स डिक्रीज होगा। फाइन, तो फोर्स 1/4 हो जाएगा। हम इसको एक ऐसे भी करके भी देख सकते हैं, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर है,
एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² है, या फिर आप कह लो कि एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² है, दोनों ही बातें सही है, फाइन। क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² है तो हम इसको लिख सकते हैं f2/f1 इक्वल टू r1/r2 होल स्क्वायर। आप चाहे तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद रख सकते हैं, कभी भी ओनली डिस्टेंस अगर चेंज करता है तो आप इस फॉर्मूला को डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, अगर ओनली डिस्टेंस को चेंज किया जाता है तो। फाइन, ओके। सो f2/f1 is equals to r1 divided by, in place of r2 we will write 2r1 whole square, r1 cancel, 1/2 का whole square that will be 1/4। so ratio क्या आई, 1:4। I told you that वो 1/4 हो जाएगा, फाइन, ओके। now we'll see a different type of question. We'll see a different type of question. If the distance between the two charges is increased by 50%, then the force changes by what percent? ओके, आप ट्राई कीजिए, ये परसेंटेज क्वेश्चन है। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को आप कैसे निकालेंगे? इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इज इंक्रीज्ड बाय 50%, डिस्टेंस जो है वो 50% से बढ़ गया है, और फोर्स में क्या चेंज होगा, फोर्स में क्या परसेंटेज चेंज होगा, हमें ये पता लगाना है। डिक्रीमेंट होगा कि इंक्रीमेंट होगा ये भी आपको बताना है। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बहुत ऑफनली नीट में आते हैं। और इस क्वेश्चन में जो हम देखेंगे, जब मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, तो यहां पर जो भी सॉल्यूशन में आप देखोगे वो सिर्फ इस चैप्टर तक के लिए सीमित नहीं है, वो किसी भी चैप्टर में परसेंटेज चेंज का क्वेश्चन आता है तो आप वैसे ही करेंगे, राइट? ओके, सो वीडियो पॉज करके आपने सॉल्यूशन ट्राई कर लिया है और नहीं किया है तो कर लीजिए, और फिर देखिए सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या कह रहा है कि डिस्टेंस जो है वो 50% से इंक्रीज कर गया है। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको ये क्वेश्चन समझाऊंगा, या फिर ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन को पहले मैं सॉल्व यहाँ पे कर देता हूँ, फिर आप देखेंगे अरे ये इतनी जल्दी कैसे हो गया, और फिर मैं आपको समझाऊंगा कि आप भी वैसे ही जल्दी कैसे कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा R2 विल बी 1.5 F2 divided by F1, or I will just write F2 equal to some constant time and then divided by 1.5 whole square, and that will be K divided by 2.25 2.25। और ये क्या है एक्चुअली, ये जो हमारी इनिशियल फोर्स है वो है 1/2.25। क्या होगा 1/2.25? 1 divided by 2.25, that will give us 0.44444, 0.444, right, times K F2। ओके, जो F2 है वो 0.444 है, तो इसका मतलब ये इनिशियल फोर्स से कितना कम है, ये है 1 minus 0.4444, so that will give us what, that will give us 0.444
0.555. So this is actually F2 minus F1. मतलब इतना चेंज देखा हमने, 0.5555 इतना चेंज हमें देखने को मिला, राइट? सो दैट मीन्स द आंसर इज 55.55%, 55.55%। और एक और बात, क्योंकि हमने यहाँ पे डिस्टेंस इंक्रीज किया था, तो ये फोर्स जो है वो डिक्रीज हुआ है इतने परसेंट से। सो फोर्स इज डिक्रीज्ड बाय 55.55%. Are you getting? Are you getting or not? If you are not getting, चलो अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं। देखो, जब हमने डिस्टेंस को कुछ भी चेंज नहीं किया, तो मैं क्या बोलूंगा कि डिस्टेंस अभी कितना खुद का परसेंट है। मैंने ना उसमें से कुछ 10% डिक्रीज किया, ना कुछ 10% इंक्रीज किया, तो खुद का वो कितना परसेंट है? खुद का तो वो 100% ही है ना। मान लीजिए आपके पास एक चॉकलेट है, ठीक है, उसमें उस चॉकलेट में से 50% आप किसी और को दे देते हैं, तो आपके पास कितना बचा? 50%। लेकिन जब तक आपने नहीं दिया था तो आपके पास तो 100% चॉकलेट थी। फाइन। वैसे ही जब हमने डिस्टेंस में कुछ भी चेंज नहीं किया, तो कितना डिस्टेंस है? 100% डिस्टेंस है। तो इसका मतलब अगर कुछ भी चेंज नहीं करते, आर खुद में 100% है। फाइन। अगर r खुद में 100% है, तो r/2 क्या होता है? 50%, राइट? r/4 क्या होता है? 25%। आर यू गेटिंग? यस, दिस इज क्वाइट क्लियर। 2r क्या होता है? मतलब डबल ऑफ r, तो 200%। अगर ये बात आपको समझ में आती है, तो अगर मैं बोलूं कि डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हुआ 50%, अगर डिस्टेंस इंक्रीज हुआ 50%, ऑलरेडी वो 100 था, 50 और इंक्रीज हो गया, तो कितना बन गया? 150%। तो देखो 150% बन गया। अब देखो 100% तो r है, प्लस 50% कितना है? r/2, 3/2। आर यू गेटिंग? 3/2। एंड 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं? 1.5। 3/2 को हम लिख सकते हैं 1.5। वही मैंने डायरेक्टली लिखा था कि R2 जो है वो 1.5 हो गया है। अब एग्जैक्टली 1.5 ऑफ R1 है वो। आर यू गेटिंग? R1 जितना भी था उसका 1.5 वो बन गया है। ठीक है, इसमें थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं। मान लीजिए जो R है वो डिक्रीज कर गया है 25%, तो कितना बचा? 75%। तो R2 कितना हुआ? R2 हुआ 75% ऑफ R1। तो हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं कि ये 0.75 है। क्लियरली? ओके, देन लेट्स से मैं आपसे बोलता हूं कि R2 जो है वो इंक्रीज कर गया 100%। अगर 100% इंक्रीज कर गया, तो पहले ही 100% था, 100% और इंक्रीज कर गया, तो इसका मतलब वो 200% बन गया। तो R2 क्या हुआ? R2 हुआ 200% ऑफ R1। दैट मीन्स 2R1। तो 200% क्या होता है? 2R। क्लियर हुआ? ओके, ठीक है। कुछ और जैसे कि मैं बोलता हूं, मान लीजिए इंक्रीज हो गया 160%। अगर 160% इंक्रीज किया, ऑलरेडी 100% था, तो 100 प्लस 160, 260। सो R2 क्या हुआ उस केस में? R2 हुआ 260% ऑफ R1, और वी कैन राइट इट 2.6 R1। जो भी परसेंटेज होगा आप उसको 100 से डिवाइड कर दोगे तो डायरेक्टली आपको न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाएगी। फाइन, 2.6 R1। ऐसे ही मैंने यहाँ पे बोला था कि डिस्टेंस 50% इंक्रीज कर गया, ऑलरेडी वो 100% था, 50% उसमें और ऐड कर दिया, तो टोटल कितना हुआ? टोटल हुआ 150%। 150 को डिवाइड करो 100 से, 1.5 डायरेक्टली हमें मिल गया। तो ये एक्चुअल में R2 1.5 R1 है। आर यू गेटिंग? ओके, अगर आपको ये अभी भी समझ में नहीं आया तो हम एक और चीज कर सकते हैं। क्या? कि आपके सामने दोबारा इसको मैं सॉल्व करता हूं और अब आपको क्वाइट क्लियर आएगा। देखो,
हमने लिखा था F2 बाई F1 कितना होता है, R1 बाय R2, फाइन, ओके, और उसका स्क्वायर होता है, तो R1 डिवाइडेड बाय, इन प्लेस ऑफ R2 विल राइट 1.5 R1, R1 R1 कैंसिल, 1.5 का होल स्क्वायर मींस 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो 2.25 आ गया, स्क्वायर करोगे 1.5 का तो 2.25 आएगा, R1 R1 ऑलरेडी कैंसिल हो गया, तो F2 क्या हुआ, F2 हुआ 2.25 F1, आर यू गेटिंग, 2.25 F1। अगर ये 2.25 F1 है, नो 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 सॉरी, 2.25 डिनोमिनेटर में है, यस, 2.25 इज इन डिनोमिनेटर, 2.25 इज इन डिनोमिनेटर, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, ओके, 2.25 इज इन डिनोमिनेटर। हम जब इसको डिवाइड करते हैं 1 डिवाइडेड बाई 2.25, तो हमने ऑलरेडी डिवाइड किया, 0.444 हमारा आया, ओके, इतना आया, F2 इतना है 0.444 F1। अब ये बताओ कि क्या ये 1 से छोटा है या ये 1 से बड़ा है, ऑब्वियसली सर ये तो 1 से छोटा है क्योंकि ये 0 पॉइंट समथिंग है, फाइन, अगर ये 1 से छोटा है तो डेफिनेटली इफ, अगर हमें कूलम्स लॉ का कुछ भी नहीं पता कि डिक्रीज डिस्टेंस बढ़ाने पर फोर्स घटता है या घटाने पर बढ़ता है, हमें कुछ भी नहीं पता, ठीक है, फिर भी हमारी मैथमेटिक्स क्या बोल रही है कि हमने डिस्टेंस को इंक्रीज किया था तो फोर्स जो है वो डिक्रीज हो गया है, अगर ये 1 से छोटा आएगा तो डिक्रीज हो गया है, फाइन। अब ये कितना कम है 1 से, सवाल ये है कि ये 1 से कितना कम है, अगर ये हमें जानना है कि कितना कम है, तो हम F2 माइनस F1 करेंगे, यहां पर F2 माइनस F1, वो क्या होगा, वो होगा 1 माइनस 0.44, वो होगा 0.555 F1, 0.555 F1, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं F2 माइनस F1 डिवाइडेड बाय F1, वहां पर क्या हुआ 0.555 इंटू 100 इज इक्वल्स टू क्या हुआ 55.55%, ये क्योंकि 5555 कई बार है तो हम कितनी बार लिख सकते हैं 55.555 ऐसे, ओके। अब आप देखो ये तो परसेंटेज ही होता है, चेंज डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100, तो वही आया। अब आपको इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये वाली चीजें याद रखनी है, 50% इंक्रीज हुआ तो 1.5 डायरेक्टली हो गया, उसका स्क्वायर किया, डिवाइड किया और 1 से सब्ट्रैक्ट किया या फिर 1 में ऐड किया, वो आपको अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। आपको परसेंटेज वाले क्वेश्चन समझ में आए, अगर आपको परसेंटेज वाले क्वेश्चन समझ में आते हैं अब, तो आप एक और क्वेश्चन मुझे इस बार आप करके दिखाएंगे, okay, so the question is, directly I am writing distance is decreased, distance is decreased by 25%, find the percentage change in force। आप क्विकली करिए, डिस्टेंस इज डिक्रीज्ड बाय 25%, क्विकली करिए, ओके, आप वीडियो पॉज करिए और इसको सॉल्व करिए, ठीक है, और मैं यहाँ पर आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ, आपके फ्यूचर के लिए मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, नियर फ्यूचर एंड लॉन्ग फ्यूचर दोनों के लिए मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, ओके। सो डिस्टेंस डिक्रीज बाय 25%, 25% डिक्रीज हो गया मतलब 75% बचा, मतलब R2 क्या हुआ, R2 हुआ 0.75 ऑफ R1, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं F2 बाई F1 इज इक्वल्स टू R1 बाई R2 स्क्वायर, R1 डिवाइडेड बाय R2 इज 0.75, R1
फाइन, R1 कैंसिल एंड हमारे पास आया 0.75। देखो, स्टूडेंट आप हो, मैं नहीं। आपको आपकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, मेरी हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी 75 का स्क्वायर हमें यहाँ पे करना है, तो कैसे करेंगे? आपको ट्रिक याद है? जब एंड में 5 होता है तो उसका स्क्वायर कैसे करते हैं बहुत इजीली? क्या याद है सबको ट्रिक? 75 का स्क्वायर करना है तो कैसे होगा? देखो, 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पता होगा। अगर किसी भी ऐसे नंबर का हमें स्क्वायर करना है जिसके एंड में 5 है, तो हम कैसे करेंगे? चाहे कोई भी नंबर हो, बस एंड में 5 होना चाहिए। तो 5 का स्क्वायर 25, और जो पहली वाली डिजिट है उसको मल्टीप्लाई करना है उसके आगे वाली डिजिट से। मतलब 7 के अगले वाली डिजिट कौन सी है? 8। सो 7 इंटू 8 क्या हुआ? 7 8 जा 56। फाइन। सो 75 का स्क्वायर कितना हुआ? 5625। 5625। बट आप यहां पे देखो कि यहां पर डेसिमल है, राइट? कितने के बाद डेसिमल है? 2 के बाद। तो यहां पर 4 के बाद डेसिमल आएगा, तो इसका मतलब हमारा आंसर है 0.5625। बीइंग स्टूडेंट्स, आपको ये छोटी छोटी ट्रिक्स पता होनी चाहिए। फाइन। 5625, 1 डिवाइडेड बाय 0.5625। अब इसको हमें 5 से डिवाइड करना है, तो कितना आएगा बताइए? 1 डिवाइडेड बाय 0.5625, ये आएगा 1.7777। ओके, इतना आ गया। अब हम डायरेक्टली लिख सकते हैं F2 इक्वल टू 1.77 F1। फाइन। उसके बाद क्या करना है? क्या ये 1 से बड़ा है कि छोटा है? अगर ये 1 से बड़ा है तो कितना बड़ा है? 0.777, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। कितना बड़ा है? 0.77777, उसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 77.77%। ये आपका आंसर हो गया। हमें सिर्फ इतना देखना है कि जो फाइनल वैल्यू आ रही है F2 इक्वल टू नंबर इंटू F1, तो वो जो नंबर है वो 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है? अगर वो 1 से छोटा है तो डिक्रीमेंट हुआ है, अगर 1 से बड़ा है तो इंक्रीमेंट हुआ है। और कितना बड़ा है वो हमें देखना है। 0.777, जो भी आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई करो, डायरेक्टली आपकी परसेंटेज आ जाएगी। क्लियर? सो इट विल बी 77.77%, और 77.78 भी आप लिख सकते हैं। तो परसेंटेज के क्वेश्चंस आई थिंक आपको क्लियर हो गए हैं। इसके बाद let us see something new now. Vector form of Coulomb's law. Vector form of Coulomb's law. Okay? Vector form of Coulomb's law. ऑल राइट। तो ऑलरेडी हमें स्केलर फॉर्म पता है। क्या है स्केलर फॉर्म? F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। और डायग्राम भी हम बहुत अच्छे से बना पाते हैं। Q1 और Q2 के बीच में R का डिस्टेंस हमें रखना है। लेकिन अब देखो, अब थोड़ा जादू होगा।
ये है ओरिजिन। ओरिजिन से हमें थोड़ा आगे जाना है। कहाँ जाना है? यहां तक जाना है। और हमें एक और बार जाना है ऐसे ही। ठीक है, हमें ऐसे आगे बढ़ना है। उसके बाद ये क्या एरोस बनाई है मैंने यहां पर, आप देखिए, यहां पर एक चार्ज बैठा हुआ है Q1, और यहां पर भी एक चार्ज बैठा हुआ है Q2। फाइन, ये ओरिजिन है। ओरिजिन से Q1 तक का जो रास्ता है, जो Q1 तक का रास्ता है, उसको हम एक वेक्टर बोलते हैं। और क्योंकि ये हमें Q1 की पोजीशन बता रहा है, तो फिर इसको हम बोलेंगे पोजीशन वेक्टर, R1 वेक्टर। सिमिलरली दिस इज R2 वेक्टर। फाइन, उसके बाद एक और एरो हम बना लेते हैं जो कि कनेक्ट करेगी Q1 और Q2 को। फाइन, ये Q1 और Q2 को कनेक्ट करती है। ओके, अगर मैं इसको बोल देता हूं कि ये जो है ये L वेक्टर है, ये L वेक्टर है, तो क्या मैं ये L वेक्टर कैलकुलेट कर सकता हूं? यस, हम कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अगर एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स वेक्टर की तरह हों, ध्यान से सुनिए, अगर एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स वेक्टर की तरह हों, जैसे मैं यहां पे रफली बना लेता हूं एक ट्रायंगल, ठीक है, उसकी तीनों साइड्स वेक्टर की तरह हैं, और उनमें से दो साइड्स जो है वो एक ही पैटर्न में जा रही है। जैसे ये देखो, ये टेल टू हेड, देन अगेन टेल टू हेड, बट यहां पर देखो ये थर्ड वाले वेक्टर ने सेंस ब्रेक कर दिया, सेंस ब्रेक कर दिया। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है वो होता है थर्ड वेक्टर। सो द सेंस ब्रेकर इज द रिजल्टेंट ऑफ द अदर टू वेक्टर्स। अगर हम यहां पर देखें तो R1 और L एक सेंस में जा रहे हैं, पर R2 सेंस ब्रेक कर रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं दैट R2 वेक्टर इज इक्वल्स टू R1 प्लस L वेक्टर। दिस इज व्हाट ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर ऐसा है तो हम यहां से L कैलकुलेट कर सकते हैं, और L कितना हो जाएगा हमारा? L वेक्टर विल बी R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। क्लियर? ओके, फाइन। अब हम लिखेंगे कूलम्स लॉ। ओके, कूलम्स लॉ लिखने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए Q1 Q2 K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। फाइन, सो हम लिखेंगे फोर्स इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, मैंने आपको बताया था कि यहां पर जो हम डिस्टेंस लिखते हैं वो एक्चुअल में डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड होता है। फाइन, अगर डिस्टेंस है L वेक्टर तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? L वेक्टर का मॉड। पर L वेक्टर की वैल्यू क्या है? R2 माइनस R1, तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये जो पूरा कंप्लीट है इसका मॉड का स्क्वायर। क्या आपको समझ में आ रहा है? क्या आपको समझ में आ रहा है? यस, मॉड का हमने स्क्वायर लिख दिया। अभी जो हमने यहाँ पे लिखा है ये स्टिल एक स्केलर फॉर्म ही है। क्यों? क्योंकि K Q1 Q2, और यहाँ पर भी देखो हमने F में कोई वेक्टर साइन नहीं लिखा, और यहाँ पर भी ये मैग्नीट्यूड है, तो R2 माइनस R1 का मॉड का स्क्वायर।
क्लियर? ओके, अब यहां पर एक चीज करते हैं ऑल्सो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं यहां पे करने जा रहा हूं। लेट अस कंसीडर, ये एक चार्ज है Q1, फाइन। इसको मैं नाम दे देता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, रेडियल डायरेक्शन। रेडियल डायरेक्शन, अब इसको ऐसे समझिए कि एक सर्कल है और सर्कल के सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है, और सर्कल के यहां पे पेरीफेरी पे एक और चार्ज रखा हुआ है Q। अब क्या होगा, ये जो बाहर वाला चार्ज है ये अंदर वाले चार्ज की वजह से रिपल्शन फील करेगा। कहां पे रिपल्शन फील करेगा? आउटवर्ड्स। ठीक है, कहां पे रिपल्शन फील करेगा? आउटवर्ड्स। क्या ये रेडियस के अलोंग है? यस, ये रेडियस के अलोंग है। रेडियस भी ऐसे हम सेंटर से बाहर की तरफ बनाते हैं, तो ये रेडियस के अलोंग है। इस डायरेक्शन को हम रेडियल डायरेक्शन बोलते हैं, रेडियल डायरेक्शन। और क्योंकि वेक्टर्स में हम आर कैप लगाकर यूनिट वेक्टर दिखाते हैं, तो ये डायरेक्शन कौन सी हुई? ये हुई आर कैप। व्हाट इज दिस? दिस इज रेडियल डायरेक्शन। ओके, और बेटर हम इसको बोल सकते हैं रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। दिस इज व्हाट? रेडियली आउटवर्ड। रेडियली आउटवर्ड। अगर बाहर जाने वाली डायरेक्शन रेडियल आउटवर्ड है, तो अंदर आने वाली डायरेक्शन क्या होगी? अब ये जो डायरेक्शन अंदर की तरफ हम शो कर रहे हैं, ये क्या होगा? माइनस आर कैप। माइनस आर कैप क्या होगा? रेडियली इनवर्ड। फाइन, दिस इज रेडियली इनवर्ड। पर हमें रेडियली इनवर्ड से कोई मतलब नहीं है अभी, हमें मतलब है बाहर जाने वाली डायरेक्शन से, क्योंकि अभी हम पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस ले रहे हैं, और पॉजिटिव चार्जेस का मतलब है कि वो रिपेल करते हैं, और रिपेल करते हैं तो फिर रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन ही आएगी। फाइन, ओके। नाउ ये जो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन है, इसके अलोंग अगर हम एक वेक्टर डिफाइन करें, तो वेक्टर कैसे डिफाइन करते हैं? आर वेक्टर इक्वल टू आर इंटू आर कैप। किसी भी वेक्टर को हम इसी तरीके से डिफाइन करते हैं, आर वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर इनटू यूनिट वेक्टर अलोंग दैट वेक्टर, यूनिट वेक्टर अलोंग दैट वेक्टर। फाइन, ओके, समझ में आ गया। अब आप इस फॉर्मूला को देखिए, F इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अगर हम इसको देखें तो हम लिख सकते हैं F इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई, इन प्लेस ऑफ आर स्क्वायर हम क्या लिख सकते हैं? यहां पर तो आर स्क्वायर ही लिखते हैं, और यहां पर मुझे इसको वेक्टर फॉर्म बनाना है, तो वेक्टर फॉर्म बनाने के लिए देखो, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, पर डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन है आर कैप। डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन है आर कैप। समझ में आ रहा है? ये बेसिक वेक्टर फॉर्म है, ये भी वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ ही है, पर ये बेसिक वेक्टर फॉर्म है। इसको भी हम नोट डाउन कर सकते हैं कि ये बेसिक फॉर्म है वेक्टर की। हमने हमने फॉर्मूला पढ़ा है, फॉर्मूला क्या है? के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। उसमें हमने सिर्फ आर कैप लगा दिया, क्यों? क्योंकि रिपल्सिव डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड है, इसलिए। क्लियर हो गया? रेडियल आउटवर्ड, रेडियल इनवर्ड समझ में आ गया? ओके, फाइन। नाउ इसमें हम एक और चेंज कर सकते हैं, और F इक्वल टू, F वेक्टर इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। यहां पर मैं एक और r से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो मुझे न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, अब देखो, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर क्या होता है? मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर क्या होता है? आर वेक्टर। सो यहां पर हम लिख सकते हैं के Q1 Q2 आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर क्यूब
भैया ये भी तो वेक्टर फॉर्म ही है, ये भी वेक्टर फॉर्म है। तो ये दोनों ही वेक्टर फॉर्म है, फर्स्ट एंड सेकंड। के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप और के क्यू वन क्यू टू आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। क्लियर हो गया? ये दोनों हमारी वेक्टर फॉर्म है, ये हम रेडियल डायरेक्शन से समझ गए और इसमें हमें इसकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अब आएगी एक थर्ड वेक्टर फॉर्म। थर्ड वेक्टर फॉर्म हम इससे लेकर आएंगे, इस फॉर्म से। इस फॉर्म से हम कैसे लेकर आएंगे देखिए। अब Q2 के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो किस डायरेक्शन में है? किस डायरेक्शन में है? इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में है। ये पर्टिकुलर डायरेक्शन के अलोंग कौन सा वेक्टर है? एल वेक्टर है। ओके, एल वेक्टर है। अगर मैं इस फॉर्म का यूज करूं तो मैं लिख सकता हूं के क्यू वन क्यू टू इंटू, इन प्लेस ऑफ आर वेक्टर वी हैव टू राइट एल वेक्टर ओवर हेयर, एल वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड का क्यूब। जो हमने ऑलरेडी मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है उसमें स्क्वायर की जगह हम क्या लगाएंगे? क्यूब। तो हम ऑलरेडी ये वाली फॉर्म समझ चुके हैं, हमें इसी वाली फॉर्म से ये वाली फॉर्म बनानी है। क्लियर? मैं अगेन बताता हूं। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है वो वाली डायरेक्शन हमें यहां पर वेक्टर में लगानी है, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है, एक्चुअल डिस्टेंस है, मैग्नीट्यूड, उस मैग्नीट्यूड का हमें क्यूब लिखना है। ओके, सो हम लिख सकते हैं एफ वेक्टर इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू एल वेक्टर डिवाइडेड बाय एल क्यूब। देखो मैंने एग्जैक्टली कॉपी किया है, कुछ भी मैंने चेंज नहीं किया। के क्यू वन क्यू टू आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर क्यूब, के क्यू वन क्यू टू एल वेक्टर डिवाइडेड बाय एल क्यूब। क्लियर है? ओके, अब देखो एल वेक्टर क्या है? आर टू वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर। तो हम लिख सकते हैं और एफ वेक्टर इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू, in place of L vector we'll write R2 vector minus R1 vector divided by R2 vector minus R1 vector का मॉड। अब ये मॉड्यूलस बन गया, मतलब मैग्नीट्यूड बन गया, और फिर क्यूब। बस यही है हमारा वेक्टर फॉर्म, इसके आगे वेक्टर फॉर्म में नहीं है कुछ भी। यही हमारा वेक्टर फॉर्म है, के क्यू वन क्यू टू इंटू आर टू वैक्टर माइनस आर वन वैक्टर डिवाइडेड बाय आर टू माइनस आर वन मॉड का होल क्यूब। क्लैरिटी आपको आ रही है? क्लैरिटी आपको आ रही है? ओके, अब एक बार फिर से इस पूरी चीज को ग्रास्प करिए, कैसे हमने वेक्टर फॉर्म को बनाया है। उसमें रेडियल डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ओके, हम यहां पर एक बेटर चीज क्या कर सकते हैं, एक डिवीजन कर लेते हैं। अब इस डिवीजन में आप पहले रेडियल डायरेक्शन और ये दोनों कैसे आए, आप पहले वो पढ़िए, उसके बाद आप इस एडवांस फॉर्म पे आइए जो कि इसके बाद, और फिर हमें फाइनली ये मिलता है। क्लियर? ओके, इनके क्या क्या यूजेस हैं हम वो भी पढ़ेंगे। ये वाला जो फॉर्म है ये हमें पता होना चाहिए, सिर्फ हमें पता होना चाहिए, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ जो है वो जेई के कुछ प्रॉब्लम्स में आता है जहाँ पर हमें कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ती है। फाइन,
नीट के लेवल पे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमें बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलते। These two forms, and more specifically only this form, will give us a lot of questions. But still, आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि अगर डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ लिया जाए तो हमें पता होना चाहिए। ओके, फाइन। नाउ we'll do one question. यहां पर एक चार्ज है Q1 और ये x एक्सिस है, और आपको पता है x एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है? इस साइड पे मींस राइट साइड पे आई कैप होता है, राइट, और लेफ्ट साइड पे माइनस आई कैप होता है। क्लियर? ओके, फाइन। यहां पर एक चार्ज है Q1 और यहां पर एक चार्ज है Q2। Q1 है 2 कूलम और Q2 है 1 कूलम। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 3 इंटू 10 पावर 2 मीटर्स। आपको ये बताना है कि फाइंड द फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 in vector form. Find the force on Q1 due to Q2 in vector form. Okay, we'll see now. Okay, F on 1 due to 2. F on 1 due to 2 in vector form we want to write. So K, Q1 is 2 coulomb and K की वैल्यू भी हम लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे K की वैल्यू 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू Q1 की वैल्यू 2 and Q2 की वैल्यू 1 divided by R square, so 3 into 10 power 2 होल स्क्वायर। अभी ये मैग्नीट्यूड है, इसकी डायरेक्शन कैसे लिखेंगे? आप देखिए Q1 के ऊपर Q2 की जो फोर्स होगी, बिकॉज बोथ आर पॉजिटिव, तो Q2 इसे रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। अगर रिपेल करेगा तो इस डायरेक्शन में करेगा, और ये डायरेक्शन कौन सी है? माइनस आई कैप। फाइन। सो यहाँ पर 3 का स्क्वायर होगा 9, 9 एंड 9 विल बी कैंसल्ड, यहाँ पर सिर्फ 2 आएगा इनटू, ओके यहाँ पर ये माइनस भी आएगा, -2 इंटू, यहाँ पर 10 पावर 4 होगा, 9 माइनस 4 इज 5, सो 10 पावर 5, और फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, और यहाँ पर लगेगा आई कैप F12। सो F12 विल बी -2 इंटू 10 पावर 5 न्यूटन आई कैप। और बेटर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट वुड बी मोर करेक्ट। I cap and then Newton. Fine. 2 into 10 power 5. Okay.
यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फोर्स जो है वो माइनस आई कैप में आ रही है, तो वो सही भी है क्योंकि माइनस आई कैप डायरेक्शन में ही वो फोर्स है ऑन Q1 ड्यू टू Q2। अगर हम Q2 के ऊपर फोर्स निकाले Q1 की वजह से, तो वो एग्जैक्टली ऑपोजिट हो जाएगी, बिकॉज दीज आर एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। तो बस इतना सा चेंज आएगा कि माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, +2 × 10⁵ आई कैप न्यूटन। क्लियर? ओके। ये जो चेंज हमने यहाँ पे किया, क्या ये चेंज हम इस फॉर्मूला में भी कर सकते हैं? अगर हम फोर्स निकालें, ऑन Q1 ड्यू टू Q2, अगर हम ऑन Q1 ड्यू टू Q2 निकालेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? ऑन Q1 ड्यू टू Q2, इसको हम लिख सकते हैं Q21 मींस फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो हम लिख सकते हैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। वी जस्ट हैव टू पुट वन नेगेटिव साइन ओवर हेयर। तो नेगेटिव साइन अगर यहाँ पे लगाएंगे तो उस नेगेटिव को यहाँ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो R1 माइनस R2 हो जाएगा। तो Q1 Q2 R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1 मॉड क्यूब। आप सोच रहे होंगे कि यहां पर अगर हमने R1 R2 को चेंज किया है तो यहां पर भी क्यों नहीं कर लेते? कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट करो या मत करो, ये मॉड ही है। मतलब अगर आप 1 माइनस 2 का मॉड लिखो या फिर 2 माइनस 1 का मॉड लिखो, दोनों ही वैल्यूज सेम आएंगी। दैट्स वाई मॉड में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, बट वेक्टर में हमें चेंज करने की जरूरत है। ओके, फाइन। ऑल राइट। Now next thing is what? Next thing after this is superposition principle. So let us write superposition principle. Superposition principle. Okay. इसको लिखने से पहले, मतलब स्टेटमेंट लिखने से पहले हम समझ लेते हैं। लेट अस कंसीडर यहां पर एक चार्ज है Q, यहां पर एक चार्ज है Q1, यहां पर एक चार्ज है Q2, यहां पर एक चार्ज है Q3। कभी भी अगर हमें फोर्स निकालनी है Q1 और Q के बीच में, तो हम क्या करेंगे? एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करेंगे Q1 और Q को। ऐसे ही Q2 और Q को भी हम स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करेंगे, और Q3 एंड Q को भी हम स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करेंगे। अगर Q1 का जो हमें फोर्स है वो लिखना है Q पे, तो वो एग्जैक्टली इस तरफ होगा, रिपल्सिव फोर्स। Force on Q due to Q2 will be exactly this side. Force on Q due to Q3 will be exactly this side. So यहां पर तीन फोर्सेस हमें मिल रहे हैं, F1 वेक्टर, F2 वेक्टर और F3 वेक्टर। अब देखो, अगर हमें नेट फोर्स निकालनी है Q के ऊपर, तो हमें नेट फोर्स कैसे निकलेगा? F1, F2 और F3 तीनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वही नेट फोर्स होगा। फाइन, रिजल्टेंट वेक्टर ही नेट फोर्स होगा। तो क्या हम इन तीनों को ऐसे करके लिख सकते हैं कि ये रहा हमारा F1 फोर्स, और जो F2 है उसको हम थोड़ा सा स्लाइड करके इधर ले आए, तो थोड़ा वो ऐसे है, राइट? ओके। और F3 थोड़ा ऐसे है, तो ये हुआ F2, ये हुआ F3। फाइन, हम उनको स्लाइड करके ऐसे लिया है क्योंकि हमें रिजल्टेंट निकालना है। तो हाँ, रिजल्टेंट क्या होगा? द सेंस ब्रेकर अकॉर्डिंग टू पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सेंस ब्रेकर, दिस इज आर नेट फोर्स। नाउ नेट फोर्स अगर हम पॉलीगॉन लॉ के अकॉर्डिंग लिखें तो हम कैसे लिखेंगे? F net will be equal to F1 vector plus
F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर। ओके, नाउ यहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि हमने जब कैपिटल क्यू के ऊपर नेट फोर्स निकाला ड्यू टू Q1 Q2 एंड Q3, तो वो फाइनली क्या निकल के आया? फाइनली वो एक वेक्टर सम निकल के आया। फाइनली वो एक वेक्टर सम निकल के आया। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यही बोलता है, क्या बोलता है कि द नेट फोर्स ऑन अ पर्टिकुलर चार्ज इज अ वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल फोर्सेस ड्यू टू ईच चार्ज व्हेन ओनली दे आर देयर। मींस अगर यहां पर Q2 और Q3 ना होते तो Q1 Q पे कितना फोर्स लगाता? F1 लगाता। अगर Q2 Q3 है तब भी Q1 Q पे कितना फोर्स लगाएगा? F1 लगाएगा। These forces are not dependent on the other forces or not dependent on the presence of the charges। ठीक है, दूसरे चार्जेस के प्रेजेंट होने की वजह से जो फोर्सेस है उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइन, ओके। सो अब हम लिख सकते हैं अपना सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सो इट स्टेट्स दैट the net force, it states that the net force on a charge due to the other charges is the vector sum of the individual forces due to each charge on that charge। Clear? So it states that the net force on a charge due to the other charges is the vector sum of the individual forces due to each charge on that charge। Clear? तो बस इतना ही है। अब हमें इतना अगर समझ में आ गया कि हमें सिर्फ वेक्टर सम ही करना है, तो हमें पता चल गया कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कुछ नहीं है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बस हमें ये बोल रहा है कि भाई घर जाकर वेक्टर रिवाइज कर लो। राइट, भाई घर जाकर वेक्टर रिवाइज कर लो। अब हमें कूलम्स लॉ के बारे में, उसका मैग्नीट्यूड फॉर्म, उसका वेक्टर फॉर्म और फाइनली सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पता चल चुका है। और अभी इस वाले लेक्चर में हमने देखा बहुत सारा वेक्टर हो गया है, तो हमें ये क्लैरिटी है कि हमें वेक्टर घर जाकर रिवाइज करना होगा। और मैं एक फील के लिए एग्जाम्पल ले लेता हूं, जिससे कि आपको वेक्टर रिवाइज करने की मोटिवेशन आ जाए। ओके, लेट अस कंसीडर हमारे पास एक चार्ज है यहां पर 2 कूलम, डिस्टेंस है यहां पर 2 मीटर्स और यहां पर है 3 कूलम। मैं अभी बहुत इजी से एग्जांपल ऑन स्ट्रेट लाइन ले रहा हूं और यहां पर है -2 कूलम और ये भी है लेट्स से 2 मीटर। फाइन, ओके। फाइंड नेट फोर्स ऑन 3 कूलम। हमें 3 कूलम के ऊपर नेट फोर्स निकालना है ड्यू टू 2 कूलम एंड -2 कूलम। क्लियर? अब देखो मैं यहां पर सिर्फ 3 कूलम बनाऊंगा। 2 कूलम पॉजिटिव चार्ज है, 3 कूलम भी पॉजिटिव चार्ज है, तो 3 कूलम को धक्का लगेगा इन पॉजिटिव डायरेक्शन, ये उसको रिपेल करेगा। इनको मैग्नेट्स की तरह समझो कि हमने सेम पोल्स ऐसे रखे हुए हैं, अगर हम इसको पकड़ के रखें और इसको छोड़ दें तो ये भाग जाएगा। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो भाग जाएगा तो फोर्स उधर लगेगा। फाइन। -2 कूलम क्योंकि अनलाइक है, ऑपोजिट है, तो उसको वो अट्रैक्ट करेगा, तो 3 कूलम को वो अट्रैक्ट करेगा इस साइड पे, वो उसको
अट्रैक्ट करेगा। तो 3 कूलम के ऊपर 2 फोर्सेस लग रहे हैं। एक लग रहा है ड्यू टू 3 ड्यू टू 2, चलो इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड ना करके हम सिर्फ 1 2 कर लेते हैं, F1 एंड F2। ये वाला फोर्स लग रहा है 2 कूलम की वजह से, ये वाला फोर्स लग रहा है -2 कूलम की वजह से। क्लियर हो गया? अब हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड्स लिखने हैं, ठीक है। अच्छा, पहले मैं F नेट लिख लेता हूं। F नेट विल बी वॉट? F नेट विल बी वेक्टर फॉर्म में, F नेट विल बी F1 वेक्टर माइनस F2 वेक्टर। ओके, मैं K की फॉर्म में लिखूंगा। देयर इज नो नीड टू सॉल्व K ऑल्सो, तो K की फॉर्म में अगर हम लिखें, ओके, लेट्स सॉल्व इट ऑन नेक्स्ट पेज। F1 वेक्टर हमें सॉल्व करना है, उसमें 2 3 2, ओके। ओके, F1 वेक्टर हमें सॉल्व करना है, इसमें हम लिखेंगे K 2 कूलम की वजह से लग रहा है, 3 कूलम पे लग रहा है, जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है, और जो डायरेक्शन है वो है आई कैप। सो 3 into 2 6 डिवाइडेड बाय 4, सो ये बेसिकली 3/2 3K/2 आई कैप हो गया। F1 वेक्टर मिल गया, F2 वेक्टर निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे? अच्छा, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं। देखो, अगर हम इस नेगेटिव साइन को समझते हैं अच्छे से, क्या है इस नेगेटिव साइन का मतलब? इस नेगेटिव साइन का सिर्फ इतना सा मतलब है कि ये उस वाले चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अगर इसको हम उसकी डायरेक्शन में इंक्लूड कर लेते हैं तो हमें चार्ज में इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। तो मैं एक बार बोलूंगा और आप चाहोगे तो बार बार भी बोल दूंगा, ठीक है। इस नेगेटिव साइन को हमेशा चार्ज के साथ नहीं लगाना है, पर ये आप पे डिपेंड करता है कि आप मुझे बार बार ना बुलवाएं, राइट। ये चीज अगर आप समझ जाएंगे तो आप गलती नहीं करेंगे इस वाले टाइप के क्वेश्चंस में। अगर ये वाला अगर आपको कोई भी नेगेटिव चार्ज है तो चार्ज के साथ उसका साइन इंक्लूड मत करो, डायरेक्शन में वो अपने आप एब्जॉर्ब हो जाएगा। फाइन, देखो मैं यहां पर सिर्फ लिखूंगा 2 3 और 2 + 2 4, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है? 2 + 2 4। तो आइए, के -2 कूलम की वजह से उसका मैग्नीट्यूड क्या है? 2। 3 कूलम का मैग्नीट्यूड क्या है? 3। डिस्टेंस क्या है? 4, ठीक है। अब डायरेक्शन की बात जब आती है तो डायरेक्शन क्या है? F2 की डायरेक्शन क्या है? -i कैप, तो -i कैप 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16, 2/16 1/8, सो 3K/8, और यहाँ पर -i कैप आ गया। अब देखो, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें क्या करना होता है? सिर्फ ऐड करना होता है। F नेट क्या हुआ? F नेट हुआ F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, ठीक है। F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, F1 वेक्टर कितना आया? 3K/2, और F2 वेक्टर कितना आया? -3K/8 आई कैप। 4 4 4 is 12, 12 - 3 is 9, 9/8, 9K/8 आई कैप। अब एक चीज देखो, इतना बड़ा सॉल्यूशन करने की आपको जरूरत नहीं है। मैंने आपको पीछे ही यहाँ पर लिख दिया था कि जो नेट फोर्स होगा वो होगा F1 - F2, जस्ट बाय राइटिंग दिस FBD काइंड ऑफ थिंग, ओके। ये एक टाइप का FBD तो है, इसमें मैंने फोर्सेस लिखे हैं, F1 उधर F2 इधर, और हमें पता है कि F1 बड़ा होगा, ये भी हम पता लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 कूलम 3 कूलम के पास है तो वो ज्यादा फोर्स लगाएगा, तो F1 विल बी ग्रेटर एज कंपेयर टू F2। तो F1 बड़ा फोर्स है, F2 छोटा फोर्स है, तो नेट फोर्स उसी डायरेक्शन में लगेगा, तो F1 - F2 आई कैप में लगेगा। तो हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड्स निकालने रहते हैं, और मैग्नीट्यूड्स हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, और फाइनली हमें डायरेक्शन लगानी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। अब ये जो टॉपिक है कूलम्स लॉ, इसमें बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, जिसमें
अभी तो मैंने एक सिंगल लाइन के ऊपर चार्जेस को रखा था। चार्जेस स्क्वायर के वर्टिसेस पे भी हो सकते हैं, ट्रायंगल के वर्टिसेस पे भी हो सकते हैं, तब वेक्टर्स को हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है इसके कंपैरिजन में। फाइन, बट वो भी मैं आपको बहुत इजी तरीके से बताऊंगा। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूं कि वेक्टर्स जो है वो आपको रिवाइज करके आना है नेक्स्ट क्लास में। अगर आप वेक्टर्स अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं, मैं आपको बता देता हूं क्या क्या रिवाइज करना है। आपको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन याद करना है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन याद करना है, पैरेललोग्राम लॉ में आपको मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है वो आपको याद करना है, और डायरेक्शन कैसे निकालते हैं उसका भी फॉर्मूला आपको याद करना है। बस इतना सा आपको याद करना है, पूरा वेक्टर चैप्टर जो है वो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप वेक्टर नेक्स्ट क्लास में अच्छे से रिवाइज करके आइए और फिर हम कूलम्स लॉ के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को तोड़ेंगे। ओके।